है संजय के चड्ढा जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं और आपसे थोड़ी देर में दीवान सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट। सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल यहाँ पर संजय के चड्ढा जी आपसे ही है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और कानूनी दावपेच आपने देखे होंगे कि इस पूरे मामले को लेकर कितनी खींचतान चली है और खासतौर पर आखिरी दम तक ये केस लड़ा गया, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे ऊंचा है और कानून के हिसाब से काम जब होता है हिंदुस्तान के अंदर, तो वह आज की तरह से नजीर पेश करता है कि अगर कोई भी करप्शन की बुनियाद पर कोई भी इमारत खड़ी करेगा, चाहे कैसे भी करके कर ले, लेकिन उसका अंजाम यही होगा। क्या यह पैगाम साफ था? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है शहबाज भाई कि ये एक बहुत बड़ा नजीर है। आगे वाले लोग जो भी करप्शन आगने में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एक पैगाम है, मेरे हिसाब से एक नजीर है कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई करप्शन की एक्टिविटीज में लिप्त होके और इस तरीके से वॉयलेट करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताऊं 2005 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था, तकरीबन 14 टावर बनने थे आसपास के इलाके में और बाकी सब जगहों, बाकी और भी बिल्डर्स ने वहां बनाए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एरिया था, इसका जो सैंक्शन प्लान आया था 9 फ्लोर्स के लिए 2005 में, और 2005 के बाद उसकी एक्टिविटीज चलती रही। उसके बाद 2006 में उसको 11 फ्लोर कर दिया गया और आप स्तब्ध रह जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे सुन के कि 2012 में 40 फ्लोर का दोनों उसका जो है वो कह दिया गया कि ये अप्रूवल कर दिया गया। ये एक यूनिक केस है जहां पे कोर्ट ने, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्णय पर मोहर लगाई कि जहां पे ये बताया कि किस तरीके से करप्शन में, और दोनों यानी कि बिल्डर की ओर से और दूसरा जो अथॉरिटीज हैं उनका इसमें पूरा हाथ मिला के उन लोगों ने काम किया, और जिससे कि सेफ्टी पार्ट जो जितने भी वहां के रहने वाले हैं, आस पड़ोस के तो हैं ही हैं, जो उन फ्लोरों में 32 फ्लोर बनी हुई थी उनमें जो रहेंगे। और सबसे बड़ा जो जब 2 टावर बनते हैं इतने बड़े उसमें, तो एक नियम है जिसके तहत, कानून है जिसके तहत ये है कि आपको एक 16 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए दोनों में। आपको ये बता रहा हूं मैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर की दूरी थी। तो जो जिसे कहते हैं ना, सारे नियम कानून ताक पे रख के इनको बना दिया गया और फिर ये कहा गया कि देखते हैं कौन हटवाता है। पूरी जोर लगाया गया। पहले 2014 में निर्णय आया था सुप्रीम हाई कोर्ट का, उसको यहाँ पे चैलेंज किया गया पूरी पुरजोर ताकत से, लेकिन क्योंकि एक नजीर बननी थी। मैं आपको 1 साल पुरानी एक छोटी सी बात करके भी अपनी बात पे रुकूंगा कि उस वक्त यहां तक निर्णय आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर इसको आप डिमोलिश कर दीजिए, तब लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं पाएगा, और सर्वे किए गए तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड किया। लेकिन एक आवाज थी, बिल्डर्स ये कहा करते थे ये सब खाली कागजों में है, कुछ डिमोलिश नहीं होगा। ये डिमोलिश होने से रूल ऑफ लॉ की प्रिवेल होने की बात को मेरे को लगता है कि रखा गया है। ठीक है सर चड्ढा जी, क्योंकि हमारे कोर्ट जो है उसी के ऊपर सबको भरोसा होता है। अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी आदमी होता है तो बोलता है कि आई सी इन कोर्ट, वो सीधे तौर पर जो है कोर्ट की बात करता है और कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट से मुतमईन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और इतना बड़ा मामला था, जिस तरीके से अभी यहाँ पर बता रहे थे हमारे मेहमान, कि ये तो पूरा मामला लाइमलाइट के अंदर आ गया और इसलिए हुआ है। लेकिन ऐसे न जाने कितने सारे इलीगल इंक्रोचमेंट हमने देखे हैं, गैर कानूनी तजावुजात जो है वो हमने देखे हैं, जो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। कोई ऊपर मंजिल बढ़ाता चला जाता है, कोई आगे छज्जे निकालता चला जाता है। तो क्या अथॉरिटी की मिलीभगत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है अधिकारियों के अंदर कि वहां पर जो रसूख या फिर पैसा है उसके बिना पर ये काम होते चले जाते हैं, और कहां कहां तक इनको फिर हम आइडेंटिफाई करते फिर? ये भी तो बात है, एक चैलेंज है। बिल्कुल सही आपने बात कहा, और ये बात तो सब लोग हम जानते हैं शहबाज भाई, सारे लोगों को जग निहित जिसे कहते हैं ना, हर एक को पता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, द फैक्ट कि करप्शन जो है वो अपनी सीमा लांघ चुका है। और खास तौर से ये क्योंकि जो रेरा के आने से पहले तो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड था जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है हमारा, और खास तौर से अगर मैं बात करूं
ये रेजिडेंशियल और इस तरह की जो बिल्डर्स हैं, कोई देखिए इनकी कोई काबिलियत नहीं होती है किसी के। कोई एक डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एमबीबीएस करना, आपने वकालत करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको अगर बिल्डर बनना है, आप मुझे क्षमा करिएगा मैं कह रहा हूं, आप अनपढ़ भी हैं, गवार भी हैं, आपको कोई उस क्षेत्र का कोई अनुभव भी नहीं है, आप कल से अपनी दुकान खुली शुरू कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। पहली चीज, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। रेरा 2016 में जब आया था तो उसने कुछ एक आयाम दिए हैं। अब अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी आने का काम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी लॉन्ग वे टू गो, अभी काफी चीजें होनी बाकी हैं। मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी जब तक कि जैसा कि अभी कई और गेस्ट्स भी कह रहे थे, जब तक कि ऑफिसर्स की, इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी, अगर आपने किया है, करप्शन में आप पाए गए सख्ती से, तो तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह के अगर नजीर आएंगी तभी जाके मुझे लगता है थोड़ा सा वो होगा। और हम सब जानते हैं, अभी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट साहब कह रहे थे बहुत क्लियर तर्ज पे कि यहाँ तो आपको गिरने का, इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का मौका मिल गया। शहरों के बीच में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच में, हैदराबाद, कहीं पे भी आप ले लीजिए जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैंने हैदराबाद का सिर्फ नाम इसलिए ले लिया क्योंकि आप मुंबई कहीं पे भी ले लीजिए, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप कैसे डिमोलिश करिएगा, वो तमाम चीजें भी देखनी पड़ेंगी। डिमोलिशन इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो, बट ये भी दिखाना जरूरी था कि ये भी जरूरी है, ऐसा भी किया जा सकता है। आज की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमको जो नियम है उनको सख्ती से लागू करना है। हमको ये देखना है कि जो इंक्रोचमेंट, और जैसा आपने अभी फरमाया सवाल में, ये क्यों हो रहे हैं, होने से पहले उसको क्यों नहीं रोक दिया जाता। यही तो ड्यूटी है उन अधिकारियों की, यही तो ड्यूटी है उन ऑफिसर्स की जो वहां पे बैठे हुए हैं, उनको यही तो काम दिया गया है। और अगर वो अपने काम में वायलेशन करते हैं तो दे शुड आल्सो बी पनिश्ड। दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। बेशक। नितिन सिंह के चड्ढा जी, कानूनी पहलुओं की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमारे मेहमान जिक्र कर रहे हैं कि जिस शख्स ने परमिशन दी उसके गले तक जहां जब पहुंचती है तो कुछ अफसरान पर गाज गिर जाती है, कुछ को बचा लिया जाता है, कुछ एजेंसी के ऊपर जाती है तो वहां पर जो है पैसे का मामला नफर दफा हो जाता है, और माफी मांगते हुए कुछ हद तक बताया जा रहा है कि न्यायपालिका की तरफ से भी कुछ इस तरह के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। कितने हद तक ये सच्चाई है कि क्या करप्शन की जड़ें वहां तक पहुंचती जा रही है धीरे धीरे? देखिए, ये बात तो शहबाज भाई, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारे सबको मालूम है कि ये करप्शन इज द रूट कॉज। मैं एक बात अभी बोली जा रही थी कि गाजियाबाद का एक प्रोजेक्ट है, वो 3 बेडरूम और 4 बेडरूम वाली बात पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसे रेरा ने एक बहुत उम्मीद तो जगाई है। रेरा से ट्रांसपेरेंसी आती है। देखिए, कोई भी मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट है, मैं बिल्डर हूं, तो रेरा में ये लिखा हुआ है कानून में कि मुझे एक अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उस वेबसाइट में ये तमाम चीजें जो हैं, जितने भी ये मैप्स, क्या प्रोग्रेस है बिल्डिंग की, किस तरह के मैप्स हैं, क्या हमारा प्रोजेक्ट है, सब कुछ डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब आज जो जरूरत है मेरे ख्याल से, जिसकी बहुत मैं बार बार कहता हूं कि जागने की जरूरत है। अगर हम सोए रहेंगे, अगर जो बायर है वो देखेगा नहीं कि बिल्डर ने वो चीजें डिस्प्ले करी हैं कि नहीं, हर 15 दिन में उस वेबसाइट को आपको चेक करना है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सारे पैसे, जैसे बताया ना कि इस प्रोजेक्ट के पैसे उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए जाए, ये रेरा कानून रोकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 100 रुपए अगर आप आए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 100 रुपए कहां आपने खर्चे हैं, और इसको आपको वेबसाइट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कितनी ट्रांसपेरेंसी की बात है। तो अभी क्या है कि हमारे लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है। सबसे जरूरी बात है इस चीज का ज्ञान होना। इस चीज के हिसाब से जैसे ही हो, इमीडिएटली रेरा अथॉरिटी को लिखिए। आप 1 नहीं, 10 नहीं, 15 बार आप शिकायत करिए, कभी तो जागेगा। आपको जागना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। एक बात। दूसरी बात जो अभी कही जा रही थी कि बार बार, सही फरमाया मेरे से पहले बोलने वालों ने कि सही बात है
कि जो 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 डिस्पोजल है केसेस का, आप चले जाइए, बड़ा दुख होता है मन को कि आप कंज्यूमर फोरम में चले जाइए, 100 केस, 150 केस लगे और आप जाते हैं और शाम को आपको मिलता है क्या, एक डेट, जबकि बिल्कुल सही फरमाया था कि टाइम बाउंड तरीके से ये डिसाइड हो जाने चाहिए। और ये कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही नहीं है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन भी कोई इससे अछूते नहीं है। मैं खुद रोज अपीयर होता हूं और बड़ा अफसोस होता है, मेरी बात हो सकता है किसी को चुभे भी, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तर्ज पे काम हो रहा है, सिर्फ जजेस जो हैं 6-6, 8-8 केसेस, ऐसी बेंचेस हैं हमारे यहाँ पे, मुझे ओपनली बोलने में कोई कोताही नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे देश की आज बात है और मैं अपने देश के लिए कुछ भी कह सकता हूँ। 8-8, 9-9 केसेस करके जजेस जो हैं, और उन सब में डेट फरमा देते हैं। और सही किसी ने बताया कि 2010-12 और के केसेस अभी भी चल रहे हैं, 13 के केसेस चल रहे हैं। तो ये आज आत्म मंथन की भी जरूरत है। आज हमको जगाना पड़ेगा इन सोए हुए जो अधिकारी हैं उनको कि भाई जागो और हमारा काम करो। ओके सर।